नेटो नेटो ने भारत को धमकी दी। नेटो के एक ओहदेदार, बड़े सीनियर ओहदेदार, उन्होंने भारत को धमकी दी। चीफ है उसके मार्क रुटे, उन्होंने धमकी दी कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहा। आज रणधीर जायसवाल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन, उनसे यही सवाल पूछा गया कि नेटो सैंक्शंस लगाने वाला है इंडिया पर, तो उन्होंने बोला कि हम अपने कंट्री के, अपने लोगों की एनर्जी डिमांड्स को जानते हैं, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और ये बात सबको पता है। नेटो के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सीधे सीधे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला नेटो हैज डबल स्टैंडर्ड्स। ये उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो मैं बताता हूं आपको। We have seen reports on the subject and we are closely following the developments. Let me reiterate that securing the energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is an offer in the market and by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on this matter. मतलब इंडिया भी सैंक्शंस लगा सकता है नेटो पे। कहीं इंडिया डरता नहीं दिख रहा है। अमेरिका सही है नेटो से, लेकिन अमेरिका और नेटो अभी हाल में, अभी आज दोपहर में एक खबर आई थी जिसने पूरा, अगर वो खबर सही होती तो सबको शेक कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान विजिट करेंगे, वो भी 18 तारीख को। ये खबर बाद में झूठी निकली, फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया, लेकिन सारे चैनल्स में पाकिस्तान में और इंडिया में चल चुकी थी तब तक। इसको देने वाले एजाज सईद साहब, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबरें आजकल को थोड़ी सी गड़बड़ निकल रही, वरना वो सटीक खबरें देते थे। कहा जाता है कि वो इमरान खान के थोड़े करीबी, थोड़े या ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन खबर आई और इस खबर की डिनायल भी बड़ी जल्दी आ गया। अगर ये सही निकलती तो बहुत गड़बड़ होने जा रही थी। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये भी पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है इंडिया विजिट करें, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस बीच में जयशंकर साहब ने एक मीटिंग की है, जब पर्सनल मीटिंग जाकर शी जिनपिंग से। क्या चल रहा है और ये नेटो का हमला कितना बड़ा है इंडिया पर, इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तादिर खान साहब, डॉक्टर साहब जो है एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल अफेयर्स ही पढ़ा रहे हैं, अभी अमेरिका में है, इंडिया से दिल में भारत। सर जय हिंद, आपको बहुत बहुत स्वागत आपका। ये इंडिया पर सैंक्शंस लगाने की बात करता है नेटो, इससे पहले इसके पापा अमेरिका लगा ही चुके हैं, क्या कहना? तो रोहित साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्ते एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बात इतनी सी है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ रहा है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन और ख़ासतौर से नेटो के एलाइज के, ये इन्होंने जो यूक्रेन को मदद करना रोक दी थी तो उसको रिन्यू करें, तो फिर अंडर प्रेशर उन्होंने फिर दोबारा, मतलब खासतौर से पेंटागन काफ़ी एम्बेरस्ड हो गया। आपको पता है हवाई जहाज़ आफ्टर टेकिंग ऑफ रास्ते में पलट के वापस आए जो वेपन्स लेके जा रहे थे यूक्रेन, डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया। फिर इसके दूसरे दिन फिर दे हैड टू लोड इट अप एंड टेक इट बैक। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं नेटो को बेच रहा हूँ और नेटो उनको दे रहा है, हालांकि नेटो को भी यूएस भी फंड करता है, इज द बिगेस्ट डोनर। तो नेटो के जो लीडर हैं मार्क रट, जो सेक्रेटरी जनरल है, वो आए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बेसिकली पुतिन से बेजार हो गया हूँ कि वेट करते हुए ही हमको चक्करें दे रहा है, और मैं उनको 50 दिन का वक्फा दे रहा हूँ। अगर इस 50 दिन में वो सीज फायर नहीं हो जाता, जंग नहीं रुक जाती, तो मैं सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूंगा। तो सेकेंडरी सैंक्शंस ये है कि वो सैंक्शंस रशिया पे नहीं होंगे, लेकिन रशिया के साथ जो ट्रेड करेंगे उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे 100% का। तो बेसिकली यूजिंग टैरिफ्स एज ए सैंक्शन, समझे ना आप? हाँ, तो टैरिफ्स को वो एक्चुअली ट्रम्प ने लिटरली उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ्स कहा। देयर इज नो सच थिंग एज सेकेंडरी टैरिफ्स, ही मेंट सेकेंडरी सैंक्शंस। तो उसके दूसरे दिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो मार्क रट का वीडियो है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बीजिंग में रहते हैं, ब्राज़ील में रहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, दिस इज़ गोइंग टू हिट यू वेरी हार्ड। ये 100% टैरिफ्स अगर रशिया से आप ट्रेड बंद, तो आपके पास 50 दिन है, आप रशिया को फ़ोन करके कह दें कि ये जंग रोक दो या वरना आपके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। तो सो इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट। ये
तीसरी बार है जो इंडिया पे धमकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने की है। एक तो आपको याद होगा कि कहा कि अगर ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ता है तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा सारे के सारे ब्रिक्स कंट्रीज पर। तो फिर इंडिया ने उसके बाद कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डी डॉलराइजेशन। इंडिया ने बिल्कुल रिवर्स गियर ले लिया था डी डॉलराइजेशन उस पर, आपको खुद याद है, हमने भी कई शोज किए हैं इन द पास्ट ऑन डी डॉलराइजेशन। दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि अगर जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तो ब्राजील में, तो कहा कि मैं 10% टैरिफ लगा दूंगा अगर कंट्रीज ब्रिक्स के साथ मुलाकात किए। फिर ये तीसरी बार है जब वो कह रहे हैं कि रशिया से ट्रेड, और उसमें उन्होंने ब्राजील को भी खींच लिया। हालांकि ब्राजील का ज़्यादा ट्रेड नहीं है, सिर्फ 12 या 13 बिलियन डॉलर का ट्रेड है ब्राजील का रशिया के साथ। इंडिया का 65 बिलियन डॉलर है और चाइना का 240 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इंडिया चाइना के बगैर रशिया डूब जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, उसकी इकोनॉमी विल फेल। तो बेसिकली इस वजह से यूरोपियंस फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई हमने तो सैंक्शंस कर दी, हम महंगा तेल खरीदते हैं, अब हम महंगा गैस, क्योंकि अब यूरोप सिर्फ 9 या 10% खरीद रहा है रशिया का तेल। जिसको जायसवाल ने जो डबल स्टैंडर्ड्स कहा वो यही कहा कि यूरोप के एक दो मुल्क हैं हु आर स्टिल बाइंग रशियन ऑयल, और अगर वो ना खरीदते तो उनकी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि स्लोवेनिया है, इस तरह के मुल्क हैं, सर्बिया भी खरीदता है मुझे लगता। तो अब ये सिचुएशन का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, इंडिया के लिए पिछले 3-4 दिन में तेल की कीमत गिर गई है। आपको याद होगा जब ईरान के साथ जंग चल रही थी तो 75 के करीब हो गया था पर डॉलर बैरल, अब कुछ 60s में वापस आ गया है। तो जो डिस्काउंट पे इंडिया को तेल मिलता है वो मोस्टली ये बाय द वे अंबानी का फायदा है। दिस इज अंबानी हु इज मेकिंग मनी, इट इज नॉट इंडिया। अंबानी तेल खरीद रहा है सस्ते में, फिर वो रिफाइन करके अंबानी रिफाइनरीज आर सेलिंग इट टू, इंडिया में भी बेच रहे हैं वो, बाहर भी बेच रहे हैं। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस रशिया का मिल रहा है और जो मार्केट प्राइस है वो कम हो रहा है, तो इंडिया के लिए द गैप इज ज्यादा नहीं है अब। तो इंडिया कैन शिफ्ट, अगर चाहा तो इंडिया कैन से ओके 35% तेल हमारा रशिया से आ रहा है, हम थोड़ा सप्लाई सऊदी अरब, यूएई और इराक से जो खरीद रहे हैं तेल वो हम इंक्रीज कर देंगे। 75% तो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट से ही आ रहा है, वी विल गो 100% इन द मिडिल ईस्ट। अगर इंडिया, बट इंडिया के लिए अब ये स्ट्रेटेजिक सवाल हो गया है, एक तो एक इकोनॉमिक सवाल है कि इट विल डेफिनेटली तेल इंडिया में थोड़ा महंगा जरूर हो जाएगा बिकॉज दिस प्राइस इज गोइंग टू गो अप। बट द सेकंड क्वेश्चन इज कि मतलब ऑलरेडी राहुल गांधी कह रहे हैं सरेंडर नरेंद्र, इस तरह की बातें, तो इट विल लुक एज इफ इंडिया इज सरेंडरिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स की धमकी और नेटो की धमकी। तो विल इंडिया रेजिस्ट द धमकी, मतलब कि अड़ जाएंगे क्या? और फिर रशिया, दूसरी चीज ये है कि क्या क्या वो रशिया को अबैंडन कर देंगे? तो मतलब ये पुरानी जो दोस्ती है स्ट्रेटेजिक, यकीनन रशिया को बहुत नुकसान होगा अगर इंडिया और चाइना दोनों छोड़ दें। बट इफ इंडिया आल्सो लीव्स इट इज स्टिल 25% ऑफ द सेल्स, तो उनका काफ़ी नुकसान ज़रूर होगा रशिया का। सो इट्स ए स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन कि क्या इंडिया अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकता है बाय सेइंग नो टू डोनाल्ड ट्रंप एंड टू नेटो, या इंडिया विल प्ले इट सेफ एंड से ठीक है हम, क्योंकि 2017-18 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के साथ अगर कोई तेल खरीदता है तो हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे, और जब इंडिया ने ईरान के साथ तेल खरीदना छोड़ दिया था, अगर आपको याद है, तो इंडिया वाज बिल्डिंग रिलेशंस, चाबहार पोर्ट का जिक्र जब सब, ये 2016-17 की बात है, तो इंडिया हैड अबैंडन बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी में। तो ये दोबारा इट इज हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, बट इंडिया इज मच स्ट्रॉन्गर नाउ। तो क्या इंडिया का जवाब विल बी डिफरेंट दिस टाइम? दैट इज द की क्वेश्चन। लेकिन ये भी चीज है कि 50 दिन और हैं रोहित, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भूल जाए या पॉलिसी बदल जाए या कुछ और नई चीज पैदा हो जाए, राइट? या सीज फायर हो जाता है 50 दिन के वक्त में बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। 3.5 साल हो गए, मतलब कब तक लड़ेंगे? नहीं पता, जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो रशिया यूक्रेन को सप्लाईज फिर से शुरू करने की बात कर रहा था अमेरिका,
अगर ऐसा कुछ है, अगर वो सप्लाईज दोबारा शुरू करेगा तो ये वॉर फिर और कंटिन्यू कर सकती है। एक चीज और, हरदीप पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया पहले 27 कंट्रीज से खरीदता था तेल, अब वो 40 कंट्रीज से खरीद रहा है। तो हमने डाइवर्सिफाई किया है जस्ट बिकॉज कि कहीं एक जगह प्रॉब्लम आती है तो हमारी सप्लाईज खराब ना हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये कि हम रशिया से वी आर बाइंग लेस ऑयल। कहीं अमेरिकन प्रेशर काम कर रहा है सर? नो सर, बिकॉज इट इज डिस्काउंटेड। देखिए, आप जितना दूर से खरीदेंगे उतना महंगा पड़ेगा तेल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चाइना का मीडिया कह रहा है कि इंडिया इज हैविंग सप्लाई राउट प्रॉब्लम। जो मिडिल ईस्ट से जो तेल आता है सोवियत यूनियन, वो हुतीस के इराकों से होकर आता है ना, तो हुतीस ने जो अटैक वगैरह किया है इन शिप्स पर, इट माइट बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम, बट दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। रशिया से लें या इराक से लें, वो वहीं से आएगा तेल राइट, फ्रॉम द सेम साइड, राइट, पानी के जहाज वहां से आएंगे। तो इंडिया मे हैव डिवर्सिफाइड, बट डिवर्सिफाइड नॉमिनल है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन खोल के देखें तो जो बिगेस्ट सप्लायर इज रशिया। 35% इंडिया का तेल रशिया से आता है, इसलिए $65 बिलियन है वो। फिर उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट है वो सऊदी अरेबिया है, इराक है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो उसके बाद जो फिफ्थ होगा मेरे ख्याल से विल बी मच स्मॉलर। मतलब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाने के लिए दूसरे मुल्कों से ले रहा है। आई थिंक इंडिया इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बाइंग ऑयल फ्रॉम द यूएस। तो वो अभी हुआ नहीं है, और इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। आप जितना दूर से आएगा तेल, इट विल कॉस्ट मोर इन ट्रांसपोर्टेशन, टाइम भी लगता है, और उसमें कई कॉस्ट होते हैं। आपको पता है, स्टोरेज के भी कॉस्ट बढ़ जाते हैं। So there is a lot of so diversification is always has a cost. It is not पुकट का नहीं होता diversify, you know. So I think he's मतलब उस तरह के statements are not helpful, because वो decision making में नहीं आएगा, right, unless what he's saying is कि हमारे पास 29 सप्लायर्स या 39 सप्लायर्स और हैं, हम जो रशिया से ले रहे हैं वो स्प्रेड कर देंगे। That means he's already willing to abandon Russia. ये बात हो रही है ना कि he is already willing to abandon Russia. So strategic सवाल ये नहीं है कि इंडिया कहीं और से ले सकता है या नहीं। इंडिया कहीं से भी ले सकता है, कनाडा से भी ले सकता है। if they want to oil they will sell. But the question is कि क्या इंडिया will buckle down to American and NATO pressure? ये सवाल है, घुटने टेकेगा या नहीं, that is the question ना। राइट। अच्छा, नेटो जो सैंक्शंस लगाने की बात करता है, नहीं, वो नेटो अमेरिका, कर सकता रोहित। नेटो हैज नो jurisdiction। अच्छा नहीं मतलब इन द सेंस नेटो कंट्रीज के, यूएस यूएस लगाएगा, नेटो कंट्रीज का भी सैंक्शंस लग सकते हैं, ईयू के भी लग सकते हैं, वो तो नेटो इज देयर नो। हाँ। तो ऐसी जो सैंक्शंस लगाने की बात जो चल रही है, क्या ये इंडिया को फोर्स नहीं कर रहा है टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना? अभी मोर रिसेंटली आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज मेट शी जिनपिंग, और वहां पर मीटिंग, और उसके बाद इंडिया में कांग्रेस ने बहुत उसके ऊपर बोला भी है कि भाई ये चाइना वाज हेल्पिंग पाकिस्तान, और उसके बाद भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंच गए। व्हाटएवर, इंडिया में एक इशू बना था नो डाउट, बट देन फॉरेन मिनिस्टर वाज देयर, और फॉरेन मिनिस्टर से की अच्छी बातचीत भी हुई वहां पे। कहीं कोजी अप होते दिख रहे हैं ये, क्योंकि अमेरिका एक नया, सडनली एक नया दुश्मन दिखा सब। मुझे लगता है कि एक ट्रेन की नई पटरी लग गई है दिल्ली से बीजिंग को, लेकिन वो वन वे है। ओहो वन वे है। देखिए, अक्टूबर में काजान में मुलाकात हुई मोदी की और शी जिनपिंग की। जब ही, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कई शोज किए, मतलब बहुत इंग्लिश में और हिंदी में, आज तक पे भी था मैं, दूसरे शोज पर भी था, जहां ये सवाल उठ रहा था कि क्या इंडिया ने, हैज इंडिया ग्लॉस्ड ओवर जो गलवान में जो हुआ है। क्योंकि उससे पहले इंडिया कहती थी कि वी, जब तक बॉर्डर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगा, इंडिया चाइना के दूसरे चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होंगे, ट्रेड वगैरह। तो चाइना ये कह रहा था कि भाई हमारे से आप खरीदते रहो, हम वहां पे लड़ते रहेंगे, यहाँ पे बेचते रहेंगे। यू नो, दैट वाज चाइनाज पोजीशन, राइट, लेट्स नॉट मिक्स द टू। बट इंडिया वाज सेइंग नो, जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइज नहीं होगा वी विल नॉट डू दैट। फिर जब काजान की मीटिंग का प्रपोजल आया कि शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग होगी, उससे पहले इन्होंने कह दिया कि भाई
नॉर्मलाइज हो गया रिलेशनशिप। तो इस बार अगर आप बीजिंग में डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, सो व्हाट ही सेड एग्जैक्टली वाज कि ऑन फ्रिक्शन पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हो गया है। He has used the word disengagement. On the friction points, we have had disengagement, but we still need to de-escalate. यानी de-escalate यानी उनकी जो 50,000 फौज है, इंडिया की जो 50,000 है, वो वहाँ है. They have not gone back. And the reason why they have not gone back, रोहित, मेरा शक ये है कि जो उन्होंने जमीन हड़पी है ना अप्रैल में 2020 की, उस पे अभी भी बैठे हुए हैं चाइनीज, इसलिए वो डीएस्केलेट नहीं करना चाहते कि दे आर सिटिंग ऑन द लैंड. आपको याद है एक पुलिस की रिपोर्ट आई थी लद्दाख की कि जो 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 चराते थे ना बकरी भेड़ बकरे, वो जो भी जानवर वो चराते थे अपनी कैटल, गलवान एपिसोड से पहले, अब वो वहां नहीं जा सकते थे अपने जानवर चढ़ाने के लिए क्योंकि वहां पे चाइनीज फौजें थी. सो दे हैव नॉट मूव बैक टू प्री गलवान पोजीशंस. तो जो द वर्ड डी एस्केलेशन सेइंग कि आप वापस नहीं गए, तो फिर आप नॉर्मलाइज कैसा कर रहे हैं? तो अक्टूबर से लेकर वो काजान की मीटिंग के बाद से लेकर अभी तक अजीत डोवल 2 बार जा चुके हैं चाइना. अभी गए, वांग यी के साथ फोटो देखा आपने. फिर उसके बाद राजनाथ सिंह जा चुके हैं, उसके बाद जयशंकर, यानी 4 विजिट्स हो गए. एंड देयर इज अ ग्रेट चांस कि मोदी भी चले जाएंगे एससीओ की समिट के लिए, क्योंकि अगर वो एससीओ के समिट के लिए नहीं जाएंगे तो फिर ब्रिक्स में सपोर्ट नहीं मिलेगा चाइना का, क्योंकि अगले साल ब्रिक्स की समिट इंडिया में है. इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ ब्रिक्स फॉर 2026. तो चाइना से कौन आ रहा है? तो वो राहुल गांधी ने एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया कि डॉक्टर जयशंकर ने जो ट्वीट किया अपनी फोटो शी जिनपिंग के साथ, तो उन्होंने लिखा, आई एम अप्राइजिंग शी जिनपिंग अबाउट आवर रिलेशन, जैसा कि उनको ब्रीफ कर रहे हैं. तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई वांग यी कब आएंगे मोदी को ब्रीफ करने के लिए. वन वे ट्रैफिक लग रही है. तो द पॉइंट इज कि इंडिया इज ट्राइंग टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद चाइना. बाज लोगों का कहना है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई जो रोक दी है चाइना ने, इंडिया पे काफी प्रेशर पड़ गया. सो जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की भी बात की ना डॉक्टर जयशंकर ने, कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जब तक नॉर्मलाइज नहीं हुए हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते. सो इंडिया इज गिविंग नॉर्मलाइजेशन एज ए कैरेट, कह सकते हैं आप चाइना को, कि आप ये जो हम पे रेयर अर्थ मटेरियल्स जो रोक रखे हैं उसे छोड़ दें. सो दैट इज वन पॉइंट दैट इज बीइंग डिस्कस. और ये दूसरी चीज ये है आरआईसी की रिवाइवल की जो बात हो रही है. और आरआईसी की जो रिवाइवल की जो बात हो रही है वो ये है कि 2 महीने पहले लैवरोव ने कहा कि वी नीड टू रिवाइव आरआईसी. आरआईसी एक मैकेनिज्म था जो 1990s में रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रीमेकोव ने शुरू किया था कि रशिया इंडिया चाइना की एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होनी चाहिए. तो इंडिया डजंट सी इट एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलायंस. इंडिया कहता है, जैसा कि जायसवाल से जब पूछा गया, आज सुबह ही तो हुआ ये, आज जो पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एक मैकेनिज्म है, वो हमारी म्यूचुअल कन्वीनियंस पे उसको हम रिवाइव करेंगे. तो चाइना ने कह दिया कि इसकी ज़रूरत है और आरआईसी इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज. तो चाइना इज हैप्पी, अमेरिका के खिलाफ जो भी खड़ा रहना चाहता है, चाइना इज हैप्पी टू सपोर्ट देम एंड बी विद देम. रशिया का प्रॉब्लम ये है कि रशिया आइसोलेट हो रहा है. तो रशिया ये नहीं चाहता कि वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाए, इसलिए वो चाह रहा है कि भाई इट्स लाइक सेइंग कि आपको हैदराबाद जिमखाना में आपको आने नहीं दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं चलो मैं सिकंदराबाद जिमखाना में, एटलीस्ट तो मेरे दोस्त हैं, मैं वहाँ जल्दी से जल्दी वहाँ मेंबरशिप भर दूं ताकि वहाँ बैन ना हो जाऊं. राइट, वैसी ही बात है. तो इट इज सेइंग कि ठीक है, मुझे वेस्ट के साथ, तो देखिए अगर जंग रुक भी जाएगी तो रशिया के ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होने वाले यूरोप के साथ. सब के सब डिफेंस स्ट्रेटेजी अब एंटी रशिया हो गई ना. दे आर फोकसिंग ऑन रशिया, और चाइना को भूल गए हैं यूरोपियंस. बट तो रशिया विल बिकम ग्लोबली आइसोलेटेड. तो वो आइसोलेशन को तोड़ने के लिए वो दोबारा आरआईसी शुरू करना चाह रहा कि दुनिया, एशिया के 2 बड़े मुल्क, वन ऑफ द टॉप 4 कंट्रीज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, उनके साथ में आरआईसी रिन्यू, इट इज रशिया इंडिया चाइना स्ट्रेटेजी. लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू प्ले बॉल ऑन दैट. इंडिया स्लो मोशन में कर देगा, क्योंकि
इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात इतने गहरे हो गए हैं पिछले 15-20 साल में कि इंडिया के लिए अमेरिका इज़ अ बेटर बेट देन रशिया एंड चाइना, क्योंकि चाइना के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी इतने ज़्यादा है। अब डॉक्टर जयशंकर को एमनीशिया हो गया है, वो उनको शायद गिर गए पलंग पे से, पता नहीं क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भूल गए वो कि चाइना का क्या रोल था ऑपरेशन सिंदूर में। 2 महीने हुए हैं कि फॉरगॉटन के हथियार दिए, उनको मिसाइल्स दिए, उनको जेट फाइटर्स दिए, उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस, और वो कह रहे हैं, मतलब इफ यू रीड उनके सारे ट्वीट्स पढ़ें तो ऐसा दिख रहा है कि अक्टूबर 2024 से लेके अभी तक एक स्टडी इंप्रूव हो रहा है रिलेशंस, एंड दैट इज हाउ दैट इज नॉट ट्रू। बीच में ऑपरेशन सिंदूर आ गया जहां पे चाइना वॉज विद पाकिस्तान। चाइना ने एससीओ का जो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो फाइनल स्टेटमेंट था, इट इज चाइना की करतूतें हैं, जो पहलगाम का जिक्र नहीं था उसमें और जाफर एक्सप्रेस का था। राइट? हाँ, तो वो भी भूल गए डॉक्टर जयशंकर। तो जितनी भी बदमाशियां चाइना कर रहा है वो सारी भूल गए, बिकॉज ही वांट्स गुड रिलेशंस। तो आई थिंक के obviously they have not forgotten it, they are choosing to ignore it ना। मतलब ये डिस्कशन हुआ होगा ना, आई डोंट नो कि जयशंकर और मोदी कितना डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें, बट जयशंकर मस्ट हैव डिस्कस्ड इट विद समबडी टू गेट एन अप्रूवल कि मैं शुड आई ब्रिंग अप ऑपरेशन सिंदूर एंड चाइनाज रोल इन इट या नहीं। क्योंकि एससीओ की देखिए 2 चीजें हो रही थी बीजिंग में, एससीओ की समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की अलग चल रही थी, फिर बायलैटरल मीटिंग्स अलग हो रहे थे, राइट? वांग यी के साथ भी हुआ और फिर वाइस प्रेसिडेंट के साथ। तो इन दैट सेंस यू कैन से कि एक बहुत सक्सेसफुल थी डॉक्टर जयशंकर की विजिट, बिकॉज ही मेट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉरेन मिनिस्टर हु इज आल्सो मेंबर ऑफ पॉलिट ब्यूरो। तो वो बिग 3 से मुलाकात होगी ना उनकी वहां पर डॉक्टर जयशंकर की। अलबत्ता शी जिनपिंग के साथ मीटिंग वाज नॉट वन ऑन वन, ये फॉरेन मिनिस्टर सबको ले जाके उन्होंने मिला दिया था शी जिनपिंग पे। तो फोटो गिव्स एन इंप्रेशन कि वो वन ऑन वन मीटिंग थी, दैट वाज नॉट वन ऑन वन मीटिंग। थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई, बस, दैट्स ऑल। बट आई थिंक इंडिया डेफिनेटली वांट्स टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद चाइना, बिकॉज इंडिया नीड्स चाइनाज इकोनॉमिक जो चीजें हैं। फार्मास्यूटिकल्स जो इंडिया बनाता है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स चाइना से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंग्रेडिएंट्स वहां से आते हैं, आईफोन के भी कई पार्ट्स चाइना में बनकर आते हैं बिफोर इंडिया असेंबल्स इट। तो इंडिया नीड्स चाइना, उस वजह से वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, स्पेशली विद रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में। और जो मीडिया और जो दूसरे एक्सपर्ट्स आर ट्राइंग टू से कि नेटो की धमकी की वजह से आरआईसी को रिवाइव कर रहे हैं, वो बात गलत है। वो लैवरोव ने 2 महीने पहले शुरू कर दी थी वो इनिशिएटिव टू रिवाइव आरआईसी। तो मुझे लगता है कि लॉजिक तो है ना कि अगर आप हमको धमकी देंगे तो हम तीनों साथ हो जाएंगे, तो दैट इज देयर। बट इंडिया चाइना डोंट ट्रस्ट ईच अदर। और इंडिया रशिया से देखिए पहले 70% डिपेंडेंस थी ऑन वेपन्स, अब 50% के या नीचे हो गई है। So India is moving away from Russia steadily towards the US, towards the West ना। तो देखिए अगर आप फ्रेंच शेयर इन इंडिया डिफेंस बढ़ते जा रहा है, रफाले लैंड रफाले खरीदा, फिर सी रफाले खरीदे, फिर यूएस से ड्रोन खरीदा, फिर तो रशिया, हाँ, तो रशिया के पास सिर्फ S-400 इज द रीसेंट परचेज ना, उसके बाद से कोई बड़ा ऑर्डर नहीं आया अभी। आप कह रहे हैं कि कुछ पानी के जहाज खरीदेंगे या S-57 खरीदेंगे, हाँ, so that is in the near future। So इंडिया के लिए they are trying to reduce कि रशिया को 20-30% तक उतार देंगे in terms of defense contribution। तो इंडिया will become independent of Russia, but it will become part of the western ecosystem ना। डिफेंस फ्रांस, इजराइल, अमेरिका के तरफ बढ़ रहे हैं, ये नहीं कि वो छोड़ के सऊदी अरेबिया से हथियार थोड़ी खरीद रहे हैं ये। सो इट इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो मुझे लगता है कि इंडिया विल नॉट अबैंडन वन कैंप टू बिकम फुल्ली पार्ट ऑफ अनदर कैंप। राइट, एक चीज के इंडिया से ऑफ कोर्स अभी मोर रिसेंटली एक शिप आया है तलवार क्लास फ्रिगेट रशिया से, साथ में जो बात कर रहे हैं कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो हमारी हैं वो हमारी फ्रांस से ही है,
और इसके आगे एडवांस्ड वर्जन भी मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस को ही जा सकता है, स्कॉर्पियन को जो सक्सीड करेंगे। बाकी नो डाउट फ्रांस के साथ साथ हम अमेरिका से भी ले रहे हैं इक्विपमेंट। इस पूरे गेम जो आपने अभी समझाया कि रशिया से डिपेंडेंस कम, चाइना वी डू नॉट ट्रस्ट, क्या इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है कि ट्रम्प की व्हाट डू यू से डिक्टेटरशिप को सहा जाए? बर्दाश्त कर लें। इट्स लाइक सेइंग, इट्स लाइक मतलब कभी-कभी क्या होता है, आप मैच खेल रहे हैं, पॉइंट के दौरान आपको एहसास होता है अरे जूते में कंकर आ गया, बट यू कांट स्टॉप द पॉइंट। आपको पॉइंट खेलना पड़ेगा। पॉइंट के बाद देन आप जूता निकाल के वो कंकर निकालें एंड देन यू प्ले द नेक्स्ट पॉइंट। तो इंडिया विल हैव टू बेट ट्रम्प। सो इंडिया शुड नॉट स्पॉइल इट्स रिलेशंस विद अमेरिका बिकॉज ऑफ ट्रम्प। दे शुड मतलब दे शुड बर्दाश्त करें जितना कर सकते हैं, जितना अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर करें ट्रम्प को। फिर ट्रम्प के बाद जाने के बाद जो जो देखिए देयर आर सम स्ट्रक्चरल ग्लोबल रीजंस जिसकी वजह से इंडिया एंड अमेरिका हैव टू बी पार्टनर्स, वो खत्म नहीं हुए। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज इग्नोरिंग देम एंड इट विल कॉस्ट हिम। देखिए जितना भी जो सिस्टम के जो रूल्स होते हैं, अगर आप उसको इग्नोर करें देन इट विल कॉस्ट यू। तो अमेरिका के पास अमेरिका कैन अफोर्ड टू बेयर सम लॉसेस विच वी विल बिकॉज ऑफ ट्रम्प। लेकिन जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा, अगर डेमोक्रेट आया तो दे विल रिवर्स अ लॉट ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज। बट अगर जेडी वैंस भी जीत जाते हैं इलेक्शन, या तो जेडी वैंस आएंगे फ्रॉम द रिपब्लिकन साइड या मार्को रूबियो, दीज आर द मेन लीडिंग कैंडिडेट्स ना। तो ये दोनों आर की पॉलिसीज आप लाइक करें या ना लाइक करें, दे विल बी कंसिस्टेंट। ओके ओके। तो अनसर्टेनिटी जो है डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर वो नहीं रहेगी। हाँ, सो देन यू कैन प्लान एंड यू कैन, आप अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, यू कैन स्टिक टू इट। ट्रम्प के साथ ऐसा ये हो रहा है कि जैसा घड़ी में तोला घड़ी में माशा, लाइक एक दिन वो कहते हैं मोदी इज ग्रेट लाइक फादरली फिगर वंडरफुल स्कॉलर, फिर दूसरे दिन 100% टैरिफ लगा दूंगा। अरे लगा के दिखाए ना भाई, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ही इज जस्ट टॉकिंग। और फिर कहा कि सितंबर जुलाई 9 इज द फाइनल डेट, फिर उसको अगस्त 1 को पोस्टपोन कर दिया। फिर अगस्त 1 को देखेंगे, वी विल सी के यू नो यहाँ पे एक डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक नया निकनेम टाको बोल के ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट बोल के टाको बोल के शुरू किए, बिकॉज ही इज बीन चेंजिंग हिज पोजीशन ना। अप्रैल 2 को लगाया लिबरेशन डे करके, फिर 3 महीने। सो ओके, देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस आप कह सकते हैं। लेकिन ये मैडनेस कब तक चलते रहेगा? इट्स ऑल्सो अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन शुरू हो गया है अमेरिका में ऑलरेडी। तो सेकंड क्वार्टर का दिख रहा है, लेकिन थर्ड क्वार्टर से आपको नजर आ जाएगा कि इट इज बिगिनिंग टू हर्ट द यूएस इकोनॉमी ऑल्सो। अभी थोड़े दिन पहले अमेजोन की तरफ से एक लीक आई थी कि अमेजोन इज गोइंग टू, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने गए, जैसा कि अब मैं अपना फ़ोन खरीद रहा हूँ, लेट्स से कि इसकी कीमत $100 है। अब मैं फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ तो वहाँ पे अमेज़न कह देगा कि दिस फ़ोन नाउ कॉस्ट $120 एंड द $20 इज़ बिकॉज़ ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स। तो ओके। आपको, हाँ, तो हर आइटम मतलब अगर आप $1 की भी चीज़ करिए, वो कहेगा कि इसमें 10% टैरिफ्स की वजह से कीमत बढ़ गई। तो व्हाइट हाउस वेंट बर्ज़क अपैरेंटली कि फ़ोन पे फ़ोन, बेज़ोस को ऐसे गालियाँ पड़े हैं, धमकियाँ पड़े हैं कि वो कह दिया कि नो 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 वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। लेकिन जो छोटे-मोटे थोड़े इंटरनेट पे जो चीज़ें बेच रहे हैं, दे आर बिगिनिंग टू शो द टैरिफ्स। पहले नहीं पता था। पहले आपको सिर्फ 3 चीज़ें नज़र आती, कॉस्ट, टैक्स, शिपिंग। अब कॉस्ट, टैक्स, शिपिंग, टैरिफ्स, वो चारों नज़र आएँगे व्हेन यू बाय थिंग्स अदर देन अमेज़न। और मुझे लगता है 1 आध साल के बाद अमेज़न भी दिखाना शुरू कर देगा। सो तो देन पीपल विल टर्न अगेंस्ट ट्रम्प, और ये मिड टर्म इलेक्शन के करीब जब जाएंगे तो पता चलेगा कि ये टैरिफ की स्ट्रैटेजी अमेरिका को बेनिफिट की है या नहीं। जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, अभी तक $100 बिलियन कलेक्ट कर लिए। ओके। हाँ, तो पिछले साल तो टोटल टैरिफ्स जो अमेरिका ने कलेक्ट किए थे वो कुछ $26 बिलियन थे। और अब एक्सपेक्टेशंस है कि ट्रम्प की वजह से हर साल $250 बिलियन
टैरिफ्स में कलेक्शन होगा। तो वो बजट डेफिसिट की तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं भेजूंगा वगैरह। बट अगर कीमतें बढ़ गई तो दैट इज लाइक ए टैक्स ऑन अमेरिकन सिटीजन्स, नॉट ऑन फॉरेन कंपनी। उसको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बास चीजें मुझे खरीदना है, ठीक है, जैसा हर 3-4 साल के बाद हम लैपटॉप बदलते हैं। अगर लैपटॉप, अब एप्पल लैपटॉप अमेरिका में 1300-1400 तक मिलता है। अगर हम कुछ ज़रा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो मैं अपने पॉकेट से, अब मैं ये जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ न्यू, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, मैं उसी कैमरा से आपसे बात कर रहा हूँ। सो आई पेड $200 एक्स्ट्रा, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी ने $1400 डाल दिए इसमें, इस लैपटॉप के लिए, और हर 3 साल को मुझे नया लैपटॉप देती है। अब अगर इस $1400 वाला लैपटॉप पे अगर 20% 30% की टैरिफ लग जाती है या और ज़्यादा, और ये 1400 जाके 1800 का हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी माइट से कि हर 3 साल के बजाय हम आपको हर 4 साल में एक लैपटॉप देंगे। राइट, एंड इट विल इम्पैक्ट माई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आई एम वर्किंग विद ओल्ड टेक्नोलॉजी, राइट। तो वो एक चीज़ है। सो दैट विल हैव एन इवेंचुअल इम्पैक्ट ऑन चीज। लेकिन लैपटॉप तो लेना ही है ना मुझे, उसके बगैर काम नहीं चलता। ये और बात है कि मैं एक शर्ट कम खरीद लूं, एक टाई कम खरीद लूं, राइट। देन आई विल स्टॉप बाइंग दोस थिंग्स। तो उसमें इकोनॉमी, जीडीपी कम हो जाएगा आपका। जीडीपी कम, सही बात है, सही बात है। तो ये ट्रम्प साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वैसे तो ट्रम्प साहब का एक चीज मैं बोलूंगा, अब मिड टर्म इलेक्शंस दैट मींस जो नवंबर में आ रहे हैं, जिसके लिए हम अगले नवंबर 2026 नवंबर में, ओके 2026 नवंबर में आएंगे। ओके, सो अभी नवंबर में भी तो आ रहे हैं वो, जिसमें वो मेयर के इलेक्शन, वो मेयर का स्पेशल इलेक्शन है वो। दैट इज अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंट्री, सिर्फ न्यूयॉर्क का इलेक्शन है वो। जस्ट वन, ओके, बिकॉज वो आउट ऑफ रिदम है। अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं वो नवंबर में ही और सारे इवन ईयर्स में ही होते हैं। बट अगर कोई रिटायर हो गया या छोड़ दिया वगैरह, तो जो प्रॉब्लम होते हैं उसकी वजह से इट गोज आउट ऑफ सिंक। जी, ओके, ओके, थैंक्स अ लॉट सर। ये जो डिस्कशन रहा, इसमें पता चला कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी टैरिफ लगा के कितना नुकसान कर रही है अपने यहाँ, और इंडिया के साथ तो क्या हो ही रहा है। थैंक्स अ लॉट सर। जल्दी हम एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।